compare EMF of two primary cells using potentiometer। दो सेल्स हमें दिए होंगे, जनरली वो दो सेल्स में से एक सेल लेक्लांची सेल है, दूसरा एक डेनियल सेल है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में वो दिखाता हूँ, वो लेक्लांची सेल कौन सा है, प्राइमरी डेनियल सेल कौन सा है। सो यू आर गिवन टू प्राइमरी सेल्स इन द सर्किट। ये जो दो मैंने E1 और E2 दिखाए हैं, ये हैं दो प्राइमरी सेल्स जिनकी EMFs को कंपेयर करना। आई होप EMF की डेफिनेशन हम लोग थियरी में पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं। इन दोनों की EMFs का कंपैरिजन करना। तो विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर हम इसकी EMFs को कंपेयर करने वाले हैं। हम इसमें से अगर किसी एक EMF की वैल्यू को जानते होते, मतलब अगर एक स्टैंडर्ड EMF होता, तो हम दूसरे की EMF की फिर कैलकुलेट भी कर सकते थे। अभी हम कोई EMF कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ दोनों EMFs का रेशियो निकालेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। एंड जैसा कि हमने थ्योरी में, पोटेंशियोमीटर्स की थ्योरी में पढ़ा था कि जब एक पोटेंशियोमीटर वायर, ये एक पोटेंशियोमीटर वायर मैंने दिखाया है सर्किट डायग्राम में, अगर एक पोटेंशियोमीटर वायर से एक कांस्टेंट करंट भेजी जाए, मैंने एक यहाँ सोर्स लगा रखा है और एक कांस्टेंट करंट अगर इस पोटेंशियोमीटर वायर से भेजी जाए, तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, जिसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं, जिसको मैंने K डिनोट किया हुआ है, इसके पर यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। मतलब अगर इसके 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछूं तो कितना है, K, तो वो K कांस्टेंट होता है। अगर K इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, तो हम 2 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर के अक्रॉस कितना होगा, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मल्टीप्लाइड बाई दैट लेंथ, K को हम उस लेंथ से मल्टीप्लाई कर लें। तो मान लीजिए इस वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ है वो है K एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड एज कांस्टेंट। अब ये थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि ये K कांस्टेंट होने की कंडीशन क्या थी, कि पोटेंशियोमीटर वायर जो है हमारा, जनरली वो एक लॉन्ग पीस ऑफ वायर होता है। हमारे लैब्स में जो पोटेंशियोमीटर्स हैं उनकी लेंथ 10 मीटर है, लॉन्ग पीस ऑफ वायर। दिस पीस ऑफ वायर हैज़ अ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड थ्रू आउट इट्स लेंथ वो एक होमोजीनियस मटेरियल का बना हुआ है, मतलब पूरी वायर का मटेरियल एक जैसा है। एंड प्रिफर करते हैं कि उसके पास रेजिस्टेंस हो, तो वी प्रिफर इट शुड बी ऑफ हाई रेजिस्टिविटी। एंड एक प्रॉपर्टी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब इस वायर में से करंट फ्लो करता हो, करंट पास करने से हीट अप अगर हो भी जाए तो इसके रेजिस्टेंस में कोई वेरिएशन ना आए। तो हम ये करते हैं कि इस वायर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो लो रहे। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर वायर इज जनरली मेड अप ऑफ मैंगनीन वायर्स या कॉन्स्टेंटेन वायर्स, क्योंकि इन मटेरियल्स के पास ये दो खास प्रॉपर्टीज़ हैं कि दैट दे हैव हाई रेजिस्टिविटी, दैट मीन्स ये वायर के पास रेजिस्टेंस भी होगा, एंड दे हैव ए लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिससे कि इस वायर का टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पोटेंशियोमीटर। ना अब अगर आप सर्किट में देखिए तो मैंने इस पोटेंशियोमीटर वायर के दो एंड्स जो दिखाए हैं वो हैं A एंड B, टर्मिनल A एंड टर्मिनल B। अब A और B के अक्रॉस मैंने एक जो प्राइमरी सर्किट, जिसको हम प्राइमरी सर्किट कह रहे हैं, उसमें देखिए एक सेल है ना, हम लोग जनरली यहाँ एक बैटरी एलिमिनेटर लगा रहे हैं, एक रियोस्टैट है, एक एमीटर है एंड 1 सर्किट ब्रेकर, एक की लगा दिया हमने। अब इस टर्मिनल A के साथ मैंने इस सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। दैट मीन्स A पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल एंड B पॉइंट इज एट लोअर पोटेंशियल। दैट मीन्स अगर मैं इसको कनेक्ट करके स्विच ऑन कर दूंगा तो करंट इज गोइंग टू फ्लो थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर फ्रॉम A टू B एंड इन द एक्सटर्नल सर्किट, ये सर्किट में B से A की तरफ जाएगा फिर वो करंट, ऐसे इसमें करंट फ्लो हो रहा है। अब जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है और अगर ये करंट कांस्टेंट है, उस कांस्टेंट करंट को देखने के लिए हमने एक एमीटर लगा रखा है कि अगर ये करंट वैरी नहीं कर रहा है तो इस रियोस्टैट, इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहेगा, तो वो है हमारा K, वो कांस्टेंट। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट A के अक्रॉस दो सेल्स जो हमें प्राइमरी सेल्स दिए होंगे वो कुछ ऐसे कनेक्ट करेंगे कि इन दोनों प्राइमरी सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स हम उसी पॉइंट से कनेक्ट करेंगे जहां पर हमने इस मेन सोर्स का, जो ऑक्सिलरी सोर्स था, उसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया। मतलब सारे टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल्स एक ही पॉइंट पर हैं। ओके, नेगेटिव टर्मिनल्स को हमने यहाँ पर एक 2 वे की से कनेक्ट किया है। 2 वे की में एक सेल E1 का एक टर्मिनल है और एक E2 का टर्मिनल है, एंड मिडिल टर्मिनल से हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, दिस इज ए गैल्वेनोमीटर, एंड
अलॉन्ग विद दैट गैल्वेनोमीटर हमने उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया है। जनरली हम इसमें एक रेजिस्टेंस जो कि प्रेफरेबली हाई रेजिस्टेंस लाइक सपोज 1500 ओम का रेजिस्टेंस या उससे भी ज़्यादा अप्लाई करके रख देते हैं। एंड देन थ्रू दैट रेजिस्टेंस बॉक्स हम एक जॉकी से कनेक्ट करके उस पोटेंशियोमीटर पर हम एक बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो सेल्स किस पॉइंट पर बैलेंस हो सकते हैं। बैलेंस होने का मतलब वो पॉइंट जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़ीरो नज़र आए, वो पॉइंट हमें ढूंढना होता है। जहाँ पर वो डिफ्लेक्शन ज़ीरो दिखाए हम कह देंगे दैट पॉइंट इज़ बैलेंसिंग पॉइंट, और फिर उस पॉइंट का पॉइंट ए से जो लेंथ होगा, उस वायर का जो लेंथ होगा, ऐसे नापते हुए हम आएंगे पूरे वायर की लेंथ, उस लेंथ को हम कहेंगे बैलेंसिंग लेंथ। तो हम ऐसे दोनों सेल्स को एक एक करके पहले E1 को कनेक्ट करते हुए उसकी बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे, फिर E2 को कनेक्ट करके उसकी बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। तो मान लीजिए E1 को बैलेंस करने के लिए वो A से P1 L1 लेंथ पे बैलेंस हुआ, और जब E2 को कनेक्ट किया और वो बैलेंस हुआ P2 पॉइंट पर, A से लेकर P2 की लेंथ है मान लीजिए L2, तो हम कहते हैं E1 अपॉन E2 इज़ K टाइम्स L1 अपॉन K टाइम्स L2। तो K बीइंग कांस्टेंट फॉर बोथ द बैलेंसिंग पॉइंट्स, बैलेंसिंग लेंथ के लिए K कांस्टेंट अगर था तो E1 अपॉन E2 वुड बी L1 अपॉन L2। सो जस्ट हमें दो बैलेंसिंग लेंथ्स फाइंड आउट करनी है हमारे एक्सपेरिमेंट में, दोनों सेल्स के लिए एक एक बैलेंसिंग, है ना। फॉर अनदर सेट ऑफ रीडिंग आप K को बदलते हैं। अब K को बदलने के लिए हम एक रियोस्टैट को यूज़ करते हैं। इस सर्किट में जो प्राइमरी सर्किट में था हमने एक रियोस्टैट लगा रखा है। रियोस्टैट का रेजिस्टेंस बदलकर हम इस प्राइमरी सर्किट से जाने वाली करंट को थोड़ा सा बदल देते हैं। करंट चेंज होते ही इस वायर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा था वो भी चेंज हो जाएगा, तो वो चेंज होगा तो K चेंज हो जाएगा। बट रिमेंबर कि जब हम दोनों सेल्स की बैलेंसिंग लेंथ्स फाइंड आउट करें, जब हम पहले E1 को बैलेंस कर रहे थे और जब हम दोबारा चेंज करके E2 को बैलेंस कर रहे थे, दोनों को अलग अलग बैलेंस करने के वक्त दोनों का करंट सेम होना चाहिए, दोनों के केस में करंट सेम होने चाहिए। ऐसा ना हो कि E1 को बैलेंस करते समय कोई करंट थी, E2 को बैलेंस करते समय करंट बदल गई, तो फिर दोनों केसेस में K बदल गया, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एक सेट ऑफ रीडिंग में K को कांस्टेंट रखते हुए L1 L2 फाइंड आउट करो, अनदर सेट ऑफ रीडिंग्स में रियोस्टैट का रेजिस्टेंस बदल कर फिर कुछ नया K सेट कर दो, फिर से L1 L2 फाइंड आउट करो, एंड सो ऑन यू कैन गो ऑन डूइंग फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। क्लियर? तो इसको अब हम एक्सपेरिमेंटली, इसी सर्किट को अब हम एक्सपेरिमेंटली वहाँ पर भी देखते हैं जिसमें मैंने टर्मिनल A दिखाया था। नाउ दिस इज़ आवर टर्मिनल A, और ये वायर यहाँ से शुरू होता हुआ 0 से 100 सेंटीमीटर जाता है, वहाँ से 100 से फिर सेकेंड वायर लौटता है यहाँ 200 सेंटीमीटर, एंड लाइक दिस ये वायर टर्न्स लेता हुआ 10 टर्न्स लेता हुआ यहाँ पर एंड होता है। ये दिस इज़ द लास्ट एंड, दिस इज़ B एंड। तो A से लेकर B तक इस पूरी वायर की लेंथ जो है वो 10 मीटर से, ओके, A से लेकर B तक। अब इस वायर की लंबाई अगर मुझे A से नापनी है किसी पॉइंट तक, तो उसके लिए आपको एक स्केल दे रखा है। नाउ दिस स्केल इज़ डबल ग्रेजुएटेड, मतलब उसमें आप देखेंगे यहाँ 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वहाँ तक है, और फिर वहाँ से 0 सेंटीमीटर शुरू होकर 100 सेंटीमीटर यहाँ भी, मतलब बोथ साइड से ग्रेजुएटेड है। तो अब आपको देखना है कि मैं फर्स्ट वायर पर देख रहा हूँ कि सेकंड वायर पर या थर्ड वायर पर, कहाँ पर मैं बैलेंस देख रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट वायर पर अगर यहाँ से शुरू करता हूँ, ये 0 से शुरू होता है, 0 से 10, 20, 30, 40 करते हुए वो 100 पहुँचेगा, फिर वहाँ से चलेंगे तो वो 110, 120, 130 करता हुआ यहाँ तक 200 आएगा। तो लाइक दैट आपको ये स्केल की मदद लेनी है और इसकी किसी भी पॉइंट तक कितनी बैलेंसिंग लेंथ है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A नाप लेनी है, ठीक है। तो वो दो बार हम L1 और L2 नापेंगे। नाउ लेट अस चेक आवर सर्किट। देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक प्राइमरी सर्किट बताया था। प्राइमरी सर्किट में मैंने आपसे कहा था कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये हमारा बैटरी एलिमिनेटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल, एज यू कैन सी यहाँ पर एक रेड पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है, और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। हमने ये पॉजिटिव टर्मिनल इस पॉइंट से कनेक्ट किया, और इसी पॉइंट से अगर आप देखिए मेरे पास दो प्राइमरी सेल्स हैं। अब मैं आपको कह रहा था कि प्राइमरी सेल्स बताऊँगा, ये आपका लेक्लांची सेल एंड दिस वन इज़ योर डेनियल सेल। लेक्लांची सेल में एक पॉजिटिव टर्मिनल एक कार्बन रॉड है, और इसमें जो सोल्यूशन भरा हुआ है वो सोल्यूशन है अमोनियम क्लोराइड, और इसमें जो नेगेटिव टर्मिनल हम यूज़ करते हैं वो है एक जिंक इलेक्ट्रोड। अभी मैं डिप करूँगा थोड़ी देर में। जबकि ये हमारा डेनियल सेल है। डेनियल सेल में जो आपको पॉट नज़र आ रहा है वो खुद एक पॉजिटिव टर्मिनल है, वो पूरा पॉट, ओके। इस पूरे पॉट को ही हम पॉजिटिव टर्मिनल कह रहे हैं। ये पॉट कॉपर का बना हुआ है, और उस पॉट के ऊपर ही देखिए एक कनेक्टिंग पॉइंट बना दिया गया। तो
तो आप ये कनेक्टिंग पॉइंट यहाँ लगाओ, कहीं भी लगा सकते हो। तो ये पूरा पॉट ही पॉजिटिव टर्मिनल है। सो दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल। और इसके अंदर एक सोल्यूशन है दैट इज़ कॉपर सल्फेट, और इसके अंदर एक हॉलो पॉट रखा हुआ है। हाँ, एक ऐसा पॉट रखा हुआ है। इस पॉट के अंदर भी एक सोल्यूशन है एंड दैट इज़ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हम एक और टर्मिनल डिप करेंगे दैट इज़ अवर नेगेटिव टर्मिनल। ये भी जिंक रॉड है। तो ठीक है, ये मैं अभी थोड़ी देर में डिप करूँगा। कम बैक टू प्राइमरी सर्किट। तो मैंने जहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया वहीं पर इन सेल के देखिए दोनों पॉजिटिव टर्मिनल्स भी कनेक्ट किए थे। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। तो इस पॉइंट पर 3 पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड थे। ऐसे सर्किट में भी मैंने बताया था आपको। अच्छा, इसके बाद हमारे नेगेटिव टर्मिनल से देखिए एक रियोस्टैट कनेक्टेड है। रियोस्टैट से एक प्लग की लगाया हुआ है मैंने। एक प्लग की के बाद एक एमीटर है जो यहाँ पर एक मिली एमीटर के फॉर्म में है, और फिर उसको हमने पोटेंशियोमीटर के बी टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा जो सर्किट दिखाई पड़ रहा है दिस इज कॉल्ड एज आवर प्राइमरी सर्किट। अब हम उस सर्किट पे जाते हैं कि यहाँ से जो दोनों सेल्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स कनेक्टेड थे, इनके नेगेटिव टर्मिनल्स, मान लीजिए मैं नेगेटिव टर्मिनल्स को अब डिप कर देता हूँ। ये रहा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ लेक्लांची सेल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डेनियल सेल। ये दोनों को यहाँ डिप कर देते हैं। इन दोनों नेगेटिव टर्मिनल्स को देखिए, ये है हमारा एक 2A की। इस 2A की के हमने दोनों आउटर टर्मिनल्स के साथ नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। मिडिल टर्मिनल से हमने एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया है जिसको थ्रू वन रेजिस्टेंस बॉक्स पास किया है। ये रहा। आई टेल यू कि इस रेजिस्टेंस बॉक्स का रोल क्या है। और इस रेजिस्टेंस बॉक्स में देखिए हमने एक हाई रेजिस्टेंस अप्लाई कर दिया है। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा 1000 और प्लस 500, मतलब एक 1500 ओम का रेजिस्टेंस हमने वहाँ पर इंसर्ट कर रखा है। और उसके साथ सीरीज़ में ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर से एक टर्मिनल आता हुआ ये जॉकी के साथ। ये जॉकी है जो हम यूज़ करेंगे इस पोटेंशियोमीटर पर उस पॉइंट को ढूंढने के लिए कि जहाँ पर ये बैलेंस हो। ओके, नाउ बिफोर आई टेल यू अबाउट कि वो बैलेंस कहाँ होगा, मैं आपको एक और एक्टिविटी इसमें दिखाता हूँ कि मेरे पास है एक वोल्ट मीटर। मैं आपको इसमें एक एक्टिविटी ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे इसके लेंथ के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और जैसे जैसे मैं लेंथ वायर की बड़ी चूज़ करूँगा उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ता चला जाता है। मतलब पर यूनिट लेंथ इसका एक पोटेंशियल ग्रेडियंट है कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है तो 2 सेंटीमीटर के अक्रॉस डबल हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर के अक्रॉस उसका ट्रिपल हो जाएगा। तो ऐसा मैं करके दिखाता हूँ। तो फॉर टाइम बिंग मैंने आपके इन दोनों सेल्स को अभी डिस्कनेक्ट करके रखा हूँ। मैं इसी टर्मिनल से, जिसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल कहा था, इसी टर्मिनल से मैं इस गैल्वेनोमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करूँगा। दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वोल्ट मीटर, सॉरी, इसको मैं यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, और नेगेटिव टर्मिनल को, इस नेगेटिव टर्मिनल मतलब इस गैल्वेनोमीटर के नेगेटिव पॉइंट को मैं इस जॉकी से कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं इस जॉकी को अभी यहाँ लगा लेता हूँ फॉर टाइम बिंग, जस्ट टू शो यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब सी, मैंने इस सर्किट को अभी स्विच ऑन नहीं किया है, मैं इस प्राइमरी सर्किट को स्विच ऑन करता हूँ एंड मैं यहाँ पर एक की लगा लेता हूँ। एंड देखिए ज़रा, की को जैसे ही मैंने लगाया, की को मैंने अभी ऑफ किया तो करंट वो 0। द मोमेंट आई प्लग इन, करंट आपको दिखाई पड़ता है। ओके, इस प्राइमरी सर्किट की करंट को वैरी करने का मैंने तरीका बताया था कि रियोस्टैट का रेजिस्टेंस वैरी करो। जब मैं रेजिस्टेंस को वैरी करता हूँ, देखिए करंट वैरी कर रहा है। अभी मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो करंट घट गया। मैं अगर रेजिस्टेंस को थोड़ा कम कर दूं, देखिए करंट बढ़ गया, है ना। लेकिन मैं अगर इसको एक जगह स्टेबलाइज कर दूं तो करंट कांस्टेंट है। तो मुझे कांस्टेंट करंट रखने के लिए रियोस्टैट का रेजिस्टेंस फिक्स कर देना चाहिए। अब मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे ये करंट कांस्टेंट है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कि इस पोटेंशियोमीटर की वायर के थ्रू भी ये करंट जा रहा है। इस समय इस वायर के थ्रू करंट जा रहा है और ये इसका हाईएस्ट पोटेंशियल पॉइंट है, ये इसका लोवेस्ट पोटेंशियल पॉइंट है। हाईएस्ट पोटेंशियल पॉइंट जो कि पॉजिटिव टर्मिनल बोल रहे हैं, वहीं पर मैंने वोल्ट मीटर का ये रेड टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। तो अब ज़रा देखिए, मैं अगर इसके 0 लेंथ से शुरू करता हूँ, 0 लेंथ पर, तो गैल्वेनो वोल्ट मीटर इज शोइंग नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि 0 लेंथ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। मैं और आगे बढ़ता हूँ, जैसे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड सो ऑन, ऐसा बढ़ता हुआ मैं अगर आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए अब कुछ आपको वोल्टेज दिखाई पड़ेगी। देखिए कुछ वोल्टेज है, हाँ। और मैं लेंथ को और बढ़ा दूँ, मान लीजिए मैं सेकंड वायर पर आ जाता हूँ, देखिए और वोल्टेज बढ़ रही है। थर्ड वायर पर आ जाता हूँ तो वो वोल्टेज और बढ़ रही है। मतलब एज आई एम इंक्रीजिंग द लेंथ,
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ इज इंक्रीजिंग, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। पर यूनिट लेंथ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो वो अगर करंट कांस्टेंट है तो वो के की वैल्यू भी कांस्टेंट बनेगी, राइट। तो मैं इस वोल्ट मीटर को हटा देता हूँ। नाउ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। मैं इसको हटा देता हूँ अब आपके सर्किट से। एंड नाउ लेट अस कम बैक टू आवर एक्सपेरिमेंट। अब हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि ये सेल्स कैसे कहाँ बैलेंस होंगे। ओके, चलिए हम अपने जॉकी को वापस उस सर्किट में लगा लेते हैं। दिस इज अवर गैल्वेनोमीटर एंड इस जॉकी को हमने ये वापस यहाँ कनेक्ट किया। नाउ यू सी ये सर्किट स्विच्ड ऑन है, प्राइमरी सर्किट स्विच्ड ऑन है, एक सर्टेन वैल्यू ऑफ करंट फ्लो हो रही है। हम इस करंट को चाहो तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे हम। ये करंट की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहनी चाहिए। ओके, ये करंट कांस्टेंट है, इसको हम वैरी नहीं करेंगे। ये तभी वैरी करेगा जब आप इसका रियोस्टेट रेजिस्टेंस वैरी करेंगे। लेट अस कीप दिस रेजिस्टेंस एज कांस्टेंट। एंड नाउ इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वजह से इस वायर के अलग अलग लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग है। जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखा बढ़ रहा है। 0 लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 था। हाँ, 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही थी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था। नाउ यू हैव वन सेल। मान लीजिए मैं पहले लेक्लांची सेल की बात करता हूँ। ये लेक्लांची सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। मैंने नेगेटिव टर्मिनल को जहाँ कनेक्ट किया हुआ वहाँ पर प्लग की लगा दिया। देखिए दूसरा की अभी ऑफ है, मतलब अभी डेनियल सेल डिस्कनेक्टेड है। अब मैं इस डेनियल लेक्लांची सेल को थ्रू द रियोस्टैट, इस गैल्वेनोमीटर थ्रू द रेजिस्टेंस बॉक्स, थ्रू द गैल्वेनोमीटर ढूंढूंगा कि वो कहाँ पर बैलेंस होता है। लेट मी ट्राई, क्या वो फर्स्ट वायर पे बैलेंस होता है? मैं अगर फर्स्ट वायर पे टच करके देखता हूँ किसी भी पॉइंट पर तो आई फाइंड there is a deflection in the galvanometer towards left। लेकिन अगर मैं अब इसके लास्ट वायर पे चेक करता हूँ 10th वायर पर, क्योंकि मैंने एक लॉन्ग लेंथ ले ली है, तो देखिए डिफ्लेक्शन टूवर्ड्स राइट हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट वायर के बीच कहीं कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर ये जीरो डिफ्लेक्शन भी देगा, राइट। तो वो पॉइंट मुझे ढूंढना है एंड दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड एज द बैलेंसिंग पॉइंट। और उसका पॉइंट ए से लेकर उस पॉइंट तक की जो लेंथ होगी दैट विल बी कॉल्ड एज बैलेंसिंग लेंथ एंड लेट अस कॉल दैट लेंथ एज L1। इसी प्रकार से जब मैं उस बैलेंसिंग लेंथ को फाइंड आउट कर लूँ तो मैं अब लेक्लांची सेल को डिस्कनेक्ट कर दूंगा, फिर मैं इस दूसरे की को लगाकर डेनियल सेल को कनेक्ट करूँगा और फिर मैं उसकी भी बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करूँगा। नाउ लेट मी टेल यू कि मैंने पहले लेक्लांची सेल क्यों लगाया। आई नो कि इन दोनों सेल्स में से लेक्लांची सेल का EMF डेनियल से ज़्यादा है। EMF ऑफ लेक्लांची सेल इज़ मोर दैन EMF ऑफ डेनियल सेल। तो अगर मैं पहले लेक्लांची सेल को बैलेंस कर ले जाता हूँ, तो किसी पॉइंट पर अगर उसका बैलेंसिंग पॉइंट मिल रहा है तो श्योरली सेकेंड वेव जो सेकेंड सेल हमारा है उसकी EMF कम होने की वजह से उसकी बैलेंसिंग लेंथ कम आएगी, राइट। तो कहीं ना कहीं तो मुझे मिल ही जाएगा बैलेंसिंग पॉइंट। बट अगर मैं पहले इसको बैलेंस करता, मान लीजिए डेनियल सेल को मैं पहले बैलेंस करता, उसको इवन मान के कर लेता, और सपोज उसकी बैलेंसिंग पॉइंट कहीं 9th या 10th वायर पर आ गई, हाँ, तो सेकेंड सेल जो है उसका EMF ज़्यादा है तो उसकी बैलेंसिंग लेंथ उससे ज़्यादा आएगी। अगर मान लीजिए स्मॉलर EMF की बैलेंसिंग लेंथ 9th या 10th वायर पर आ गई है तो इसका EMF ज़्यादा होने की वजह से समटाइम्स वो 10th वायर के बियॉन्ड जाने लगेगा। तो उस केस में ये होगा कि आपको कहीं बैलेंसिंग पॉइंट मिलेगा ही नहीं। फिर गैल्वेनोमीटर आपका सिर्फ वन साइडेड डिफ्लेक्शन ही दिखाता रहेगा। तो ये सवाल भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि योर गैल्वेनोमीटर इज शोइंग ओनली वन साइडेड डिफ्लेक्शन, व्हाट कैन बी द कॉज? The cause can be the EMF of the given cell is sometimes more than the total potential difference across the wire। कि वायर ये सेल का EMF 1.5 वोल्ट है मान लीजिए, और इस पूरी वायर के आखिरी एंड तक भी पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 नहीं है। आखिरी एंड तक यहाँ 0 से लेकर इस पॉइंट तक मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ 1.4 वोल्ट ही हो रहा है। तो 1.5 वोल्ट कैन नॉट बी बैलेंस्ड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.4 वोल्ट। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू द ट्रिक ऑफ डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। अब देखिए मैं इस लास्ट वायर की बात करता हूँ। ये लास्ट वायर जो कि यहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर 10 मीटर आ गया। मैं यहाँ से पहले किसी एक पॉइंट को देखिए मैं मार्क करता हूँ, दिस इज़ 950 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 10th वायर पर है। सो दिस पॉइंट इज़ 50 सेंटीमीटर मार्क, तो यहाँ पर ये 950 सेंटीमीटर मार्क। लेट मी पुट दिस जॉकी एट 950 सेंटीमीटर मार्क एंड आई सी देयर इज़ ए राइट साइड डिफ्लेक्शन। कैन आई गेट ए जीरो डिफ्लेक्शन एट दिस पॉइंट?
यहाँ पर मैं क्या ज़ीरो डिफ्लेक्शन ला सकता हूँ? यस, क्योंकि डिफ्लेक्शन अभी ज़ीरो नहीं है, तो अगर मैं अपने पोटेंशियोमीटर का ग्रेडियंट बदल दूँ, ग्रेडियंट बदलने का तरीका क्या था? इसमें से जाने वाली करंट को बदल दूँ, और करंट बदलने का तरीका क्या था? उस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस चेंज करें। तो मैं अगर इस वक्त ग्रेडियंट को चेंज करूँ तो इस पॉइंट पर मैं डिफ्लेक्शन को ज़ीरो कर सकता हूँ। होल्ड इट, लेट अस पुट दिस जॉकी एट 950 सेंटीमीटर मार्क, और वो डिफ्लेक्शन ज़ीरो नहीं दिख रहा है. लेट मी कीप एन आई ऑन दैट गैल्वेनोमीटर एंड adjust this rheostat till that galvanometer deflection becomes zero. Look, I am changing the resistance of this rheostat till the galvanometer shows zero deflection. देखिए मैं अभी गैल्वेनोमीटर को, मैं रियोस्टेट को चेंज करूंगा रेजिस्टेंस, आप देखिए वहाँ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मैं रेजिस्टेंस बढ़ाने वाला हूँ, है ना. एंड कीप इट ऑन दैट गैल्वेनोमीटर, आई कीप योर आई ऑन द गैल्वेनोमीटर. देखिए मैं रेजिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट होने लगा. मैं रेजिस्टेंस घटा रहा हूँ तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखिए राइट होने लगा. तो मैं एक ऐसी पोजीशन पर ले आता हूँ रेजिस्टेंस को सो दैट गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन इज ज़ीरो. तो इसी मैं 950 सेंटीमीटर पर उसको बैलेंस कर लिया. तो ये मैंने सेल E1 को बैलेंस किया. अब अगर सेल E1 यहाँ बैलेंस हुआ, इसको मैं 950 सेंटीमीटर L1 को कह देता हूँ. नाउ लेट मी डिसकनेक्ट दिस सेल एंड कनेक्ट द डेनियल सेल विथ सेम वैल्यू ऑफ करंट. मैं गैल्वेनोमीटर रियोस्टेट का रेजिस्टेंस अब वैरी नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि वही है जो 950 सेंटीमीटर पर अभी आपने डिफ्लेक्शन ज़ीरो देखा था. देखिए अब डिफ्लेक्शन राइट साइड है. अब मुझे डेफिनेटली स्मॉलर लेंथ्स पे जाना पड़ेगा. लेट मी गो टू 850 सेंटीमीटर मार्क. कि देखिए डिफ्लेक्शन थोड़ा कम तो हुआ, ज़ीरो नहीं हुआ. 950 पे देखिए थोड़ा ज़्यादा है, 850 पे थोड़ा सा कम हो गया. लेट मी गो टू 750 सेंटीमीटर मार्क. 750 पर गया तो रिफ्लेक्शन अब थोड़ा सा राइट जा रहा है, सॉरी लेफ्ट जा रहा है. तो मुझे थोड़ी सी लेंथ बढ़ानी चाहिए, है ना. तो मुझे बढ़ाने के लिए लेंथ को उधर ले जाना चाहिए. लेट मी टच इट हियर. और आगे बढ़ते हैं. वो ढूंढ रहा है मुझे वो पॉइंट कहाँ पे डिफ्लेक्शन ज़ीरो होने वाला है. शायद कम करना पड़ेगा. यहाँ आ रहा है, यहाँ पर आते हैं और इधर आते हैं एंड इधर आते हैं एंड आई फाइंड शायद यहाँ पर आकर डिफ्लेक्शन देखिए ज़ीरो आ रहा है. नाउ द डिफ्लेक्शन इज़ ज़ीरो. सो दिस इज़ दैट पॉइंट. मैं इस वक्त 7th वायर पर हूँ. 7th वायर मतलब 6th वायर यहाँ पर, सॉरी 7th वायर, दिस इज द 7th वायर. तो 7th वायर है, 6th वायर वहाँ पर एंड अप हो रही है. ठीक है, ये 6th वायर यहाँ एंड अप हो रही है. दैट मीन्स ये 600 एंड समथिंग. 607th वायर मतलब वो 600 एंड समथिंग मतलब मैं एक स्केल ले लेता हूँ. गिव मी अ स्केल, छोटा स्केल दे दीजिए मुझे. अगर ये बैलेंसिंग पॉइंट था, देखिए ये 0 पॉइंट नल पॉइंट आ रहा था, यहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़ीरो आ रहा है मेरे पास. तो मैं इस पर इस बैलेंसिंग लेंथ को नाप लेता हूँ. ठीक है, अब ये मुझे जो नापना है, क्योंकि ये एंड 600 समथिंग है और वो वहाँ से आ रहा है, उस एंड से आ रहा है, तो आई मेजर दिस लेंथ एज 686 सेंटीमीटर. 686 सेंटीमीटर. 7th वायर 8th वायर पर होता तो मैं यहाँ से नापता. ठीक है, तो 686 सेंटीमीटर इज़ योर L2. L1 नोट कर लिया, L2 नोट कर लिया. फाइंड द रेशियो L1 अपॉन L2, दैट इज़ द रेशियो E1 अपॉन E2. ठीक है, सो दिस इज़ वन सेट ऑफ रीडिंग. अब आपको एक सेकंड सेट ऑफ रीडिंग लेना है, तो क्या करेंगे हम इस बार इसका रियोस्टेट रेजिस्टेंस बदल देंगे. और उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होगी ट्रिक अगेन, कि मैं पहले ही E1 को किस पॉइंट पे बैलेंस करना चाहता हूँ वो कर लेता हूँ. मैंने फिर से वापस देखिए लेक्लांची सेल को लगाया, जो पहले 950 सेंटीमीटर पे बैलेंस किया था, मैं मान लीजिए इस बार 920 सेंटीमीटर पे बैलेंस करना चाहता हूँ. लुक, मैं इस बार 920 सेंटीमीटर पे लगा रहा हूँ, बट द डिफ्लेक्शन इज, दिस इज 920 सेंटीमीटर. ओके, 950 सेंटीमीटर, ये था 950 सेंटीमीटर. यहाँ डिफ्लेक्शन राइट साइड है रहा है. अब मैं इसको 920 पे ले आता हूँ, 920 सेंटीमीटर, और रियोस्टेट को एडजस्ट करके इसका डिफ्लेक्शन ज़ीरो कर लेते हैं. यहाँ पर डिफ्लेक्शन ज़ीरो आ रहा है. नाउ दिस इज़ योर L1. अब इस वक्त आप फिर से आप चेंज कर लीजिए दूसरा और L2 फाइंड आउट कर लीजिए. सो लाइक दैट, बाई चेंजिंग द रियोस्टेट ईच टाइम आप पहले एक L1 खुद सेट कर लो. L1 आप अपनी मर्जी से सेट करो बाय एडजस्टिंग द रियोस्टेट,
और जब उस पर्टिकुलर वैल्यू को आपने सेट कर लिया, उसी ग्रेडियंट के साथ सेकंड सेल को करंट करके L2 फाइंड आउट करो। ईच टाइम यू विल गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ L1 एंड L2। हर बार L1 अपॉन L2 करते जाइए, रेशियो ऑफ L1 एंड L2 यू विल सी रिमेन्स द कांस्टेंट, वो कांस्टेंट बना रहेगा। दैट इज ऑल इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है।